नमस्कार मित्रों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस समय हम इस एपिसोड को शूट कर रहे हैं, इससे अगले दिन यानी 11 मई को नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 13 मई को परिणाम घोषित होने हैं। मैं ये मानकर आपसे बात कर रहा हूं कि नगर निगम की मेयर सीट का चुनाव सुनीता दयाल भारी मतों के अंतर से जीतने वाली हैं। मित्रों, एक बहुत पुरानी घटना, लगभग 23-24 साल पुरानी बात मुझे याद आ रही है, जब सुनीता दयाल ने एक चोर को पकड़ा था, दबोच लिया था। वो घटना क्या थी ये मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे मन में ये मंथन भी बहुत तेजी से चल रहा है कि क्या पहले की तरह अब भी सुनीता दयाल चोर को पकड़ सकेंगे। हजारों करोड़ के बजट वाले नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। मैं उन चोरों की बात नहीं कर रहा जो घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में घुसकर चोरी करते हैं। मैं उस चोरी की बात कर रहा हूं जो भ्रष्टाचार के माध्यम से धन कमाने के लिए की जाती है। ऐसी चोरी करने वालों को पकड़ने में अगर मेयर के रूप में सुनीता दयाल सफल रहती हैं तो ये उनके लिए भी और भाजपा के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। मैं मानकर चल रहा हूं कि सुनीता दयाल ही मेयर बन रही हैं, इसलिए चिंतन भी इस समय चल रहा है कि एक मेयर के रूप में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। 23-24 साल पहले उन्होंने किस तरह से चोर को पकड़ा था, उसके बारे में विस्तार से बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनीता दयाल के सामने एक मेयर के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है नगर निगम के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। मित्रों, आपने महसूस किया होगा कि इस बार नगर निगम के चुनाव में पार्षद के टिकटों को लेकर जैसी मारामारी भाजपा में रही वैसी पहले कभी नहीं रही। दरअसल टिकटों के बंटवारे से पहले भाजपा के कुछ पार्षदों के नाम काफी हद तक बदनाम हो चुके थे। कहा जाता था कि वो दाएं बाएं करके पैसा कमाते रहते हैं। क्योंकि भाजपा में इस संस्कृति को बहुत मान्यता नहीं दी जाती, इसलिए भाजपा के ही स्थानीय नेता मानकर चल रहे थे कि इस बार उन पार्षदों के टिकट कट जाएंगे और उनकी जगह नए लोगों को मौका मिलेगा। दुर्भाग्य से यह सोच गलत साबित हुई और वो पार्षद फिर से टिकट पाने में सफल रहे। स्थानीय स्तर से भी उनके नाम भेजे गए और प्रदेश की तरफ से भी उन पर मोहर लगी। आरोपों के बावजूद टिकट मिलने का मतलब है कि उन पार्षदों की भाजपा संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच रही, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। इस तरह के अपनी ही पार्टी के पार्षद सुनीता दयाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेंगे, जो कि संगठन में भी अपनी पहुंच रखते हैं और इधर उधर करके कुछ पैसा कमाने के आरोप भी उन पर लगते रहते हैं। क्या सुनीता दयाल प्यार से या फटकार से ऐसे पार्षदों को गलत ढंग से पैसा कमाने से रोक सकेंगी? अगर रोक लेती हैं तो एक बड़ी बात होगी। मित्रों, सुनीता दयाल के सामने दूसरी बड़ी चुनौती नगर निगम के अधिकारियों को भ्रष्टाचार को लेकर रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के मामले में 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं, लेकिन ये चर्चा हमेशा बनी रहती है कि सरकारी दफ्तरों में चलने वाली रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर उतना अंकुश नहीं लग सका जितने की उम्मीद की जाती रही है। सुनीता दयाल ऐसे अधिकारियों को भ्रष्टाचार से रोक पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सुनीता दयाल को व्यवहार के मामले में हमेशा ही कहा जाता है कि वो सख्त मिजाज की हैं। किसी भी तरह के सवाल का किसी भी तरह का जवाब मौके पर या कहे कि मुंह पर देने की उनकी पुरानी आदत है। व्यवहार को लेकर कुछ लोग मान रहे थे कि शायद उन्हें टिकट नहीं मिले, लेकिन दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि उनका सख्त व्यवहार ही उनका प्लस पॉइंट बन सकता है और उनकी दावेदारी को मजबूत कर सकता है। देखिए क्या कहा था मैंने वीवीआईपी न्यूज के पिछले एपिसोड में। आशा शर्मा के अलावा जो नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में हैं, उनमें प्रमुख नाम भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल का है। सुनीता दयाल को पिछले दिनों फिर से प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। इस वजह से जहां कुछ लोग मान रहे हैं कि उनकी पैरवी करने वाले लोग संगठन में मौजूद हैं, वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें मेयर का चुनाव लड़ाने की इच्छा पार्टी की होती तो उन्हें दोबारा से प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं बनाया जाता। हालांकि इसके जवाब में सुनीता दयाल के समर्थक जो बात कह रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि जिस कमेटी में सुनीता दयाल प्रदेश उपाध्यक्ष फिर से बनाई गई हैं, उसी कमेटी में सुरेंद्र नागर को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सुरेंद्र नागर राज्यसभा के सदस्य भी हैं और साथ ही उपसभापति जैसा महत्वपूर्ण पद भी उनके पास है।
इसके बाद भी उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो सुनीता दयाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद मेयर का प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया जा सकता? सुनीता दयाल की दावेदारी को कमजोर करने की इच्छा रखने वाले लोगों की तरफ से दो और महत्वपूर्ण बातें भी कही जा रही हैं। दूसरी बात जो उनके सख्त स्वभाव को लेकर कही जा रही है, इस बारे में समर्थकों का कहना है कि गाजियाबाद नगर निगम का मेयर पद कोई फूलों के हार जैसा मुलायम नहीं है। 100 सभासदों और आईएएस पीसीएस अधिकारियों से काम करवाने में वही मेयर सफल हो सकेगा जो थोड़ा सख्त मिजाज भी हो, जो प्यार से बात भी कर सके और जरूरत पड़ने पर आंखें भी दिखा सके। ये दोनों ही गुण सुनीता दयाल में उनके समर्थक बता रहे हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि जिस तरह से उनका सख्त व्यवहार उनकी दावेदारी को मजबूत करने में सफल रहा, वैसे ही उनका व्यवहार, ये सख्त व्यवहार नगर निगम की वर्किंग में भी सुधार लाने का एक मजबूत हथियार बन सकता है। थोड़ी सख्ती नगर निगम के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जरूरी है। यह बात हर वो व्यक्ति महसूस करता है जिसका पाला नगर निगम से थोड़ा बहुत भी कभी पड़ा हो। 23-24 साल पहले चोर को दबोच लेने वाली इस बोल्ड लेडी के पास कुदरत ने अब ऐसा मौका दिया है कि वो लगातार चोर मानसिकता के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण पा सके। दोस्तों, सुनीता दयाल के सामने तीसरी बड़ी चुनौती एक ऐसी समस्या है जो इसमें पूरे गाजियाबाद में चारों तरफ नजर आ रही है और दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों के दौरान उसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा अधिकारियों और नगर निगम के बोर्ड ने की है। उस समस्या है अतिक्रमण की। दोस्तों, 90 के दशक में हरदेव सिंह बाबा नाम के नगर आयुक्त गाजियाबाद में आए थे, जिन्होंने अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया था। रोजाना कहीं ना कहीं तोड़फोड़ कर अतिक्रमण हटाने का अभियान बदस्तूर चलता रहता था। जिस गली में हरदेव सिंह बाबा पहुंच जाते थे, वहां शोर मच जाता था कि बाबा आ गया, बाबा आ गया। उसके बाद जाने क्या कारण रहे कि नगर निगम के अधिकारी, मेयर, पार्षद सब लोगों ने अतिक्रमण और अवैध कब्जों की तरफ से मानो आंखें ही बंद कर ली। आज स्थिति यह है कि चौड़ी से चौड़ी सड़क भी अतिक्रमण के कारण संकरी नजर आ रही है। न सिर्फ भीड़ भरे बाजारों में बल्कि अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण के कारण यातायात जाम रहना बिल्कुल आम बात हो गई है। कई स्थानों पर घरों के बाहर 10-12 फुट स्थान को घेर कर रेलिंग लगा लेना या फेंसिंग कर देना लोगों की आदत बन गई है। घेरे गए उस स्थान को वो अपने घर का हिस्सा मानते हुए अपने वाहनों को खड़ा करने का काम फिर उस स्थान से भी बाहर यानी सड़कों पर करते हैं। इससे आम यातायात प्रभावित होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सुनीता दयाल चाहें तो पहले के लोगों के कार्यकाल की तरह अपने कार्यकाल में भी इस तरफ से आंखें बंद कर सकती हैं, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करना चाहती हैं तो उनको थोड़ा मन को कड़ा कर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के मामले में आगे बढ़ना ही होगा। मैं मानता हूं निश्चित रूप से उनके हिस्से में बहुत सी बुराई आएंगी, लेकिन अगर वो बिना पक्षपात के इस अभियान को चलाने में सफल रहती हैं तो धीरे धीरे वो विरोध उनके समर्थन में बदलने लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। शुरू में लोगों को परेशानी जरूर होती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि सबके साथ यानी चारों तरफ एक सा व्यवहार किया जा रहा है और हर जगह के अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, तो वो फिर खुद ही सहयोग करते नजर आने लगते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरदेव सिंह बाबा के तुरंत बाद आए नगर आयुक्त रामबोध मौर्य का कार्यकाल है। रामबोध मौर्य ने अतिक्रमण अभियान ना के बराबर ही चलाया, लेकिन लोगों से खुद कह कर उन्होंने अतिक्रमण हटवाए और अवैध कब्जों से जमीन को मुक्त करवाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भी हम चौधरी मोड़ पर देख सकते हैं। चौधरी मोड़ चौराहे पर अंबेडकर रोड की तरफ दोनों तरफ उन्होंने दीवारों को पीछे खिसकवाया। एक तरफ ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल और चर्च है, उसकी बाउंड्री को केवल उन्होंने बातचीत करके पीछे करवाया, और दूसरी तरफ गाजियाबाद के बहुत पुराने चौधरी परिवार की बिल्डिंग है, उसकी दीवार को भी उन्होंने कई फीट पीछे खिंचवा दिया था। सिर्फ बातचीत करते हुए इस काम को निपटा दिया गया था। इससे चौधरी मोड़ अंबेडकर रोड की तरफ चौड़ा हो गया। ऐसा काम उन्होंने कई जगह किया। सुनीता दयाल भी ऐसे ही कोई बीच का रास्ता निकालकर अतिक्रमण की समस्या से लोगों को निजात दिला सकती है। मित्रों, अन्य चुनौतियों की तरफ बढ़ने से पहले अब मैं आपको बताता हूं कि 23-24 साल पहले की वो क्या घटना थी जब सुनीता दयाल ने चोर को दबोचा था। दरअसल हुआ यह था कि रात को सुनीता दयाल के घर में एक चोर घुस आया था।
जिस तरीके से वो चोर घुसा वो भी अपने आप में एक अलग सा ढंग है, एक अलग सा तरीका है। ये बात खुद सुनीता जी ने अगले ही दिन मुझे फोन करके बताई थी। रात को सोने से पहले हम सभी लोग घरों के दरवाजों को अंदर से बंद कर लेते हैं, ये बिल्कुल आम बात है। इससे पहले कि सुनीता दयाल अपने घर के मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद करती, एक चोर चुपचाप उनके घर में प्रवेश कर कहीं छुप कर बैठ गया था। रोजाना की तरह सुनीता और परिजनों ने दरवाजे को अंदर से बंद किया और वो लोग सोने के लिए चले गए। रात को जब चोर ने सामान चुराने की कोशिश की और कुछ आवाज हुई तो सुनीता दयाल की आंखें खुली। उन्होंने जोर से आवाज देकर पूछा था कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। मगर चूंकि मन में आशंका हो गई थी कि घर में कोई चोर आ गया है, तो उन्होंने लाइट जलाई और उस चोर की तलाश शुरू हुई। कुल मिलाकर बात इतनी रही कि उन्होंने किसी भी तरीके से उस चोर को दबोच लिया था और तुरंत ही सयानी गेट थाने में फोन करके पुलिस को बुलाकर चोर को उसके हवाले कर दिया था। अगले दिन उनके बुलावे पर शाम को कुछ पत्रकारों के साथ मैं भी उनके नेहरू नगर स्थित घर पर पहुंचा था जानकारी लेने के लिए। मैं उन दिनों अमर उजाला अखबार का ब्यूरो प्रभारी था। उस समय के मेरे क्राइम रिपोर्टर ने सयानी गेट थाने में उस चोर से बातचीत की और पूछा था कि क्या वो नहीं जानता था ये भाजपा नेता का घर है। क्राइम रिपोर्टर ने मुझे बताया था कि चोर का कहना था कि नेता को तो वो देख लेता, मगर उसे जरा भी अनुमान नहीं था कि इस घर की मालकिन एक शेरनी की तरह है जो हर हाल में उसे दबोच कर ही मानेगी। दोस्तों, आज फिर से सुनीता दयाल के सामने परिस्थितियां ऐसी हैं कि मेयर की ताजपोशी होने के बाद वो शेरनी वाली भूमिका में आ सके। दोस्तों, राजनाथ सिंह के शासनकाल में जब सुनीता दयाल विधायक का चुनाव लड़ी थी तब कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण हार गई थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सख्त व्यवहार के कारण सुनीता दयाल से वो असंतुष्ट थे, इसलिए भाजपा के तमाम लोगों ने चुनाव में उन्हें मिलकर हरा दिया था। हालांकि ये बात इस बार मेयर के चुनाव में विरोध वाली कहीं नजर नहीं आई, जबकि चुनाव के टिकट के लिए कई महिलाएं दावा कर रही थी, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद उनकी तरफ से कोई भीतरघात की गई हो ऐसी कोई सूचना नहीं है। इतना जरूर है कि पार्षद चुनाव में भीतरघात खूब हुई है। उसका कारण यह रहा कि भाजपा ने कई पार्षदों को टिकट काटे हैं और कई ऐसे पार्षदों को टिकट दिए जिनको टिकट नहीं दिए जाने चाहिए थे। जिन लोगों के टिकट कटे उन्होंने या तो निर्दलीय रूप से पर्चा भरा या अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़वाया। इसका सीधा नुकसान भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशियों को होना स्वाभाविक है। पार्षद के चुनाव में भी गैर भाजपा प्रत्याशी को वोट देने वाले लोगों ने मेयर के लिए सुनीता दयाल को ही वोट दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात लोग खुलकर बता रहे हैं। इसका मतलब है सुनीता दयाल अच्छे मतों के अंतर से जीतकर मेयर बन रही हैं। इस कारण भी नगर वासियों की अपेक्षाएं उनसे और ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए अब लौटते हैं फिर से इस विषय की तरफ कि क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा सुनीता दयाल को। मित्रों, मुझे लगता है कि विभिन्न स्थानों पर नजर आने वाले नगर निगम के कूड़ा घर भी एक बड़ी चुनौती बनेंगे। 6-7 साल पहले तक स्थिति ये थी कि तमाम कूड़ा घर हटाकर उन स्थानों पर बड़ी संख्या में हरे पौधे या फूल वाले पौधे लगाकर उस जगह को खूबसूरत बना दिया गया था और ऐसी सभी जगह पर एक तख्ती नजर आती थी जिस पर लिखा रहता था विलुप्त कूड़ा घर। इस तरह का काम जब हुआ तब सीपी सिंह यहाँ के नगर आयुक्त थे। उनके जाने के बाद विलुप्त शब्द ही विलुप्त होता चला गया और पहले की तरह कूड़ा घर नजर आने लगे हैं। दोस्तों, एक बड़ी चुनौती पूरे शहर की सफाई व्यवस्था भी है। हालांकि पिछले वर्षों की समीक्षा की जाए तो इस काम में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी प्रत्येक स्थान पर नियमित रूप से सफाई होती हो ऐसा नहीं होता। प्रत्येक स्थान की सफाई की बात के साथ ही एक चुनौती नाले नालियों की सफाई की भी है। साल में सिर्फ एक बार बरसात से पहले कुछ बड़े नालियों की सफाई नगर निगम द्वारा कराई जाती है। सफाई के बाद भी उस कीचड़ को, गंदगी को बाहर ही पड़े रहने दिया जाता है। इसे चारों तरफ जहां बदबू भरा वातावरण रहता है वहीं बारिश होने फिर से नाले की गंदगी वो नालों में ही चली जाती है। अगर साल में 2-3 बार नियमित रूप से नाले नालियों की सफाई सुनीता दयाल करा सकें तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। मित्रों, साथ में एक चुनौती ये भी है कि कई स्थानों पर या कहूं कि ज्यादातर जगह पर नालियां ही गायब हैं। हालांकि यह अतिक्रमण से जुड़ी समस्या है। अगर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है और नालियां फिर से बनाई जाती हैं तो पानी की निकासी की समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो सकेगा। इससे बरसात में मच्छर कम होंगे और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से भी काफी हद तक बचाव
हो सकेगा। मित्रों, सफाई से जुड़ी एक और समस्या और बड़ी समस्या है कूड़ा निस्तारण की। नगर निगम आज तक इसको लेकर कोई मजबूत व्यापक योजना बना ही नहीं पाया, और अगर नगर निगम की तरफ से बनाई भी गई तो उसको धरातल पर उतारने के लिए वो जनता का सहयोग नहीं ले पाया। कहीं ना कहीं उनकी इस सोच में कमी रह गई, योजना में कमी रह गई। जैसे मौजूदा समय में गालंद में कूड़ा निस्तारण के लिए स्थान चयनित किया गया था, लेकिन वहां के लोगों को नगर निगम इस बात के लिए तैयार ही नहीं करा पाया कि यहां पर उनको इस प्रोजेक्ट को शुरू करना है। परिणाम स्वरूप वहां के लोग उसका विरोध करते हैं, जिस वजह से कूड़ा निस्तारण उस जगह पर नहीं हो पाता। अब कई स्थानों पर अगर नगर निगम की तरफ से कूड़ा डाला जाता रहेगा तो जाहिर है कि उसका नुकसान तो शहरवासियों को होना ही है। अच्छा, गालन से पहले क्रॉसिंग के सामने कूड़ा निस्तारण के लिए जगह निश्चित की गई थी, लेकिन उसके सामने चूंकि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़े हुए हैं और जब वहां के लोगों को बदबू आनी शुरू तो उन्होंने उसका विरोध किया और उस कूड़ा निस्तारण की योजना को फ्लॉप कर दिया। मित्रों, मेरा मानना है कि इस पर व्यापक चर्चा करके और सभी पक्षों को साथ रखते हुए नगर निगम को चलना होगा। इसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्रशासन का सहयोग भी लेना होगा, और सबसे बड़ी बात कि इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए जनता की भागीदारी भी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सुनीता दयाल इस तरफ गंभीरता से ध्यान देगी और शहर की एक इस बड़ी समस्या का समाधान अपने कार्यकाल में करा सकेगी। एक और बड़ी समस्या जो गाजियाबाद के लोगों को देखने को मिलती है वो पार्किंग की। हालांकि पार्किंग के नाम पर रमते राम रोड में जो जलकल विभाग का कार्य था नगर निगम का, उस पर एक उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई, लेकिन वो भी बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सोच समझ के। ना तो लोग वहां गाड़ी खड़ी करते हैं और ना ही उसके साथ में जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया, ना ही उसमें किसी ने दुकान ऑफिस अभी तक खरीदे हैं। नगर निगम द्वारा पार्किंग के जो भी ठेके छोड़े जाते हैं निश्चित रूप से वो कुछ फुट जगह के लिए ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ठेकेदार उस जगह को बढ़ाते हुए चले जाते हैं और जो स्थान उनको आवंटित होता है उससे कई ज्यादा गुना स्थान पर वो अपनी ही पार्किंग बना लेते हैं, और कई स्थानों पर तो बाकायदा उन स्थानों पर, उन जगह पर गाड़ी खड़ी करने वालों से जबरन पैसा की वसूली की जाती है। हालांकि उनका क्षेत्र सीमित होता है, उस क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति गाड़ी खड़ी कर सकता है, लेकिन पार्किंग के ठेकेदार ऐसा नहीं होने देते। और गजब की बात यह है, नगर निगम की तरफ से कभी इस बात का खुलासा किया ही नहीं जाता कि कितनी जगह इन ठेकेदारों को आवंटित की गई है और कितनी जगह पर ये पार्किंग कर रहे हैं। मित्रों, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या है पर्यावरण को लेकर। नगर निगम का अपना विभाग है जो कि पेड़ पौधे लगाने का काम करता है। अगर ईमानदारी से देखें तो कितने पौधे आज तक लगे हैं और शहर में कितने पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, तो इस बात का पता चल जाएगा कि सिर्फ कागजों में काम ज्यादा हुआ है, धरातल पर पेड़ पौधे नहीं लगाए गए। बेंगलोर, बड़ौदा, अहमदाबाद जैसे कई बड़े शहरों के बारे में आपको बताऊं तो बहुत पहले से ही वहां के प्रशासन ने, नगर निगम ने, नगर महापालिका ने तरह की प्लानिंग शुरू कर ली थी और सड़कों के दोनों तरफ घनी छायादार वाले पौधे लगाए गए जो इस समय वट वृक्ष बन चुके हैं, और दोनों तरफ से वो पेड़ आकर इस तरह मिल जाते हैं कि मीलों मीलों दूर तक सड़क पर केवल छाया ही नजर आती है। गाजियाबाद में पौधे लगाए भी गए तो वो छोटे छोटे ऐसे लगाए गए कि वो ना तो फल तो देते ही नहीं, लेकिन छाया भी नहीं दे पाते। हालांकि क्षेत्र में राममोहन मौर्य के समय में काम हुआ था, जबकि साई उपवन और कान्हा उपवन बनाया गया। कान्हा उपवन जिसे बाद में संतोष यादव ने GDVC रहते हुए सिटी फॉरेस्ट का नाम दे दिया था। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट गाजियाबाद में और लगाया जाना भी सुनीता दयाल के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। अगर वो ऐसा कोई और प्रोजेक्ट ला पाती हैं तो निश्चित रूप से गाजियाबाद के लिए और गाजियाबाद की भावी पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि इस तरह जैसे साई उपवन है, इस तरह के स्थान किसी भी शहर के लिए फेफड़ों का काम करते हैं। तो अगर इस तरह के स्थान और विकसित किए जाते हैं, ईमानदारी से वृक्षारोपण हुआ जाता है, पौधों की देखभाल की जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम सुनीता दयाल के नेतृत्व में हो सकेगा। दोस्तों, एक और जो बड़ा मामला है जिस पर भी नगर निगम के अधिकारी आम तौर पर होठों पर उंगली रखे रहते हैं, वो है होर्डिंग्स, यानी जो विज्ञापन पट है उनको लगाए जाने की नीति का। नगर निगम की तरफ से इसको लेकर विभिन्न श्रेणियों में
ठेके छोड़े जाते हैं, लेकिन कितने स्थानों के लिए ठेके छोड़े जाते हैं और कितने स्थानों पर होर्डिंग्स और विज्ञापन पट लटके हुए लगाए हुए नजर आते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। इससे शहर की सुंदरता बिगड़ती है और कहीं ना कहीं ये यातायात जाम का कारण भी बनते हैं। शहर तो बदसूरत नजर आता ही है। सुनीता दयाल को इस तरफ ध्यान देना होगा कि चुनिंदा और खास स्थानों पर और निश्चित स्थानों पर ही बड़े बड़े होर्डिंग्स विज्ञापन पट लगने चाहिए। उसके अलावा ठेकेदार की तरफ से या किसी भी व्यक्ति की तरफ से अगर किसी अन्य स्थान पर यह होर्डिंग्स लगाए जाते हैं तो नगर निगम को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय हो आया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा VVIP न्यूज़। नमस्कार।